वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम विंग्स। सो ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे हैं और इजीली आपको हर टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ा था, कैसे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी का ही ये पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम सारा देखेंगे, CRR, SLR, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ये सब हम देखेंगे। और ये हमारा मतलब पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें और चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे नए हो तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये हम पूरी बैंक अवेयरनेस सीरीज़ कवर करेंगे। एंड इससे पहले हमारी जो भी है बैंक अवेयरनेस के टॉपिक वो भी है, वो प्लेलिस्ट में है, वो आप चेक कर लेना एक बार जाके। और स्टैटिक पार्ट का भी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना वो भी आप जाके। तो पूरी सीरीज़ चल रही है, आप देखो इसको, आपको समझ आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ इसको डाउट को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी की दो इंस्ट्रूमेंट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं और जो इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है, दीज आर यूज टू सेट लिमिट प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स और क्वांटिटीज थ्रू रेगुलेशंस। जो भी रेगुलेशंस दिए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, उसके थ्रू जो भी प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, वो सेट करे जाते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, दीज ऑपरेट थ्रू द मार्केट ऑफ बाय इन्फ्लुएंसिंग द अंडरलाइंग डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। जो भी डिमांड और सप्लाई कंडीशन है उसके थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। तो डायरेक्ट जो है वो बैलेंस शीट को एम करती है, जो भी है कमर्शियल बैंक में। और ये इनडायरेक्ट है, फोकस ऑन बैलेंस शीट ऑफ रिजर्व बैंक, RBI का। और ये कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट पे फोकस करते हैं और ये करते हैं RBI की बैलेंस शीट पे फोकस। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, दे आर नॉन मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और ये इनडायरेक्ट वाले मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, मार्केट से सब लेना देना है। एग्जांपल है SLR, CRR, इसके अंदर आते हैं डायरेक्ट में। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनेंस। मतलब 3 आते हैं, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो और रिफाइनेंस। और इनडायरेक्ट में आते हैं बैंक रेट, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये कुछ है। आप इसको पूरी वीडियो देखना, आपको डायरेक्टली समझ आएगा कि क्या होता है। मतलब मेन मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी तो सब बताते हैं लेकिन एग्जांपल से हमें इजीली समझ आएगा कैसे क्या होता है। और ये मतलब ये सब पूछते हैं, SLR वगैरह, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में तो मतलब ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल ही अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं क्वान्टिटेटिव मेजर्स, जो कि जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं। तो पहला आता है कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम बोलते हैं CRR। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप उसको सुनो बस। तो CRR मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। ये RBI के पास करंट अकाउंट में खोलते हैं, वहाँ रखा जाता है इसको। ठीक है, RBI के पास होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक है। ठीक है, बैंक है, बैंक को कुछ पोर्शन होता है बैंक का जो देना होता है RBI को। ठीक है, RBI को कुछ पोर्शन होता है और वो पोर्शन किसका होता है, NDTL का। अभी हम बताएंगे NDTL क्या होता है। तो बैंक्स को कुछ पोर्शन देना होता है RBI को, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो जो कैश होता है हम उसी को CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बैंक्स को कुछ पोर्शन देना होता है किसका, NDTL का। NDTL मतलब नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, NDTL देना पड़ता है RBI को किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो अब जैसे मान के चलो NDTL आई 100 करोड़। ठीक है, बैंक ने पूछा कितना पैसा चाहिए, बोला 4% चाहिए। तो 100 करोड़ का 4% कितना हो गया, 4 करोड़। यानी ये 4 करोड़ जाएगा RBI के पास, और जो जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। अब हमने पढ़ा NDTL मतलब बैंक को NDTL का कुछ परसेंट देना होता है। ठीक है, NDTL क्या होता है, NDTL होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। पहले हम देखते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी आप सबको पता होना चाहिए, एक तरीके की जिम्मेदारी होती है, वो आपको वापस करनी होती है। कुछ भी एक टाइप से समझ लो, उधारी टाइप समझ लो कि हाँ, जो हमें मिली है वो हमें वापस करनी है। और एसेट क्या होती है, एसेट वो होता है जो संपत्ति आपकी जो खुद की है, मतलब आपकी खुद की है। जैसे हमारा पैसा है वो किसके पास है, बैंक के पास। तो बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है बैंक को, हमें वो वापस करना है, बैंक को वो हमको वापस करना है। एसेट ऐसे में जो बैंक का खुद का है, जो भी है, जो भी सामान पड़ा है वो बैंक का खुद का है, उससे उनकी कमाई हो रही है। एसेट आप इजीली समझ सकते हो, जिससे किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की कमाई हो रही हो। तो लाइबिलिटी एक तरीके के उधार समझते हो। ठीक है, मैंने बता दिया। तो NDTL क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी बता दिया, एसेट बता दिया। ठीक है, अब बैंक जनता से पैसे लेता है। ठीक है, बैंक जनता से पैसे लेता है। कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो आपकी डिमांड डिपॉजिट में जमा किए जाते हैं। अब कैसे, डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके मन के हिसाब से निकाल लो, आपके मन के हिसाब से डाल लो। डिमांड मतलब तुरंत डिमांड करिए और डिपॉजिट करा, जो भी करा। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, 2 तरीके का आता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, आपको पता होगा सेविंग अकाउंट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, करंट अकाउंट भी बताया, बिजनेस वाला रिलेटेड जो होता है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। अब जनता ने बैंक को पैसे दिए रखने के लिए, वो बैंक का नहीं है लेकिन बैंक उसे वापस करेगा, यानी कि वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है जो डिपॉजिट करा है। ठीक है, मतलब अब जब जनता ने बैंक में पैसे रखने के लिए दिए, अब बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी हुई ना, मैंने बोला ना, अब जो लाइबिलिटी होती है वो एक तरीके से उधारी होती है, जो जिम्मेदारी होती है उसके पास, वो उसको वापस करनी होती है। ठीक है, तो अब बैंक के पास लाइबिलिटी है। ठीक है, तो एक और होता है FD और RD। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया, FD RD फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ये ऐसे पैसे होते हैं जो टाइम पे निकाल सकते हैं, ये बैंक के ऊपर एक तरीके की लाइबिलिटी है ये भी। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट में हमने देखा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट में देखा हमने FD RD टाइम। ठीक है, जो हमें एक टाइम के लिए होता है और डिमांड हम तुरंत जब मर्जी निकाल सकते हैं।
यानी जनता का जो भी डिपॉजिट होता है, डिमांड में हो या टाइम में हो, वो उसके ऊपर लायबिलिटी है, उधारी है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से एसबीआई ने कहा पूरी इंडिया में करंट सेविंग में कितने पैसे जमा किए गए। तो हम देखते हैं, जैसे कि मान के चलो 150 करोड़ जमा करे, उसमें से कितने निकाले, 100 करोड़, कितने बचे, 50 करोड़, ठीक है। और फिर 225 करोड़, मतलब उसमें 150 करोड़ और 100 करोड़ ये है उसका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। और एफडीआरडी में कितना है, एफडीआरडी में क्या है, 225 करोड़ हमने डाले और 175 करोड़ निकाले। तो उसमें जो सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में जो था उसमें 50 करोड़ बचे हैं, क्योंकि 100 करोड़ और 150 करोड़ डाले थे, 100 करोड़ निकाले, कितने बचे, 50। और इसमें क्या है, 225 करोड़ डाले, 175 करोड़ निकाले, तो कितने बचे, 50। तो 50 इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़ हो गया। तो ये हुआ हमारा पूरे दिन भर का NDTL, जिसको हम बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में क्या होता है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, और जितने भी टाइम डिपॉजिट होते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, और जितनी भी उसके ऊपर लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, वो सारी उसका कुछ परसेंट NDTL बोला जाता है। उसका जितना भी बचा हुआ है वो सारा NDTL बोला जाता है। और CRR का भी बेसिकली मतलब ईजिली बताऊँ तो सारे बैंक्स को कुछ परसेंट देना होता है NDTL, जो कि मैंने बताया आपको। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो भी डिमांड पे होती है, टाइम पे होती है, जितनी भी लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, वो देना पड़ता है RBI को, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। और जो कैश होता है उसी को हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। आई होप समझ आया होगा, इजीली मैंने बताया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो आप एक और बार देख लेना इसको, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, CRR हो गया जो कि हमारा डायरेक्ट में आता है। ये है देखो CRR का, जो कि मैंने बताया, डिपॉजिट करा, फिर बैंक को देना पड़ता है कुछ परसेंट, और फिर वो RBI को देता है। तो इस एग्जांपल से भी देख सकते हो, कस्टमर है बैंक में, कस्टमर ने करा जमा, और बैंक ने कुछ परसेंट का NDTL, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 90 लाख लोन्स पे दिया, और CRR का 4 लाख रुपये जो RBI को दे दिया। तो मतलब बैंक कस्टमर ने डिपॉजिट करा अपने FD फॉर्म में या RD फॉर्म में या सेविंग या करंट, जिस भी फॉर्म में भरा हो, तो उसका कुछ परसेंट जो होता है बचा हुआ, वो CRR मतलब उस फॉर्म को RBI में दे देता है, CRR के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा SLR, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। ये CRR का पार्ट ही है, थोड़ा बहुत मतलब सेम ही है। तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें इतने भी, जैसे लाइक मान लो बैंक्स हैं, बैंक्स फिर से अपने NDTL का कुछ पोर्शन क्या होता है, निकालता है कुछ पोर्शन, और वो अपने पास जमा रखता है। मतलब CRR में क्या होता था, NDTL का जो भी पोर्शन है वो किसको देता था, RBI को देता था कैश फॉर्म में। और इसमें क्या करता है, NDTL का जितना भी पोर्शन होता है वो अपने पास रखता है, किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी होती है, इन सब के फॉर्म में अपने पास रखते हैं SLR, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि NDTL का कुछ पोर्शन अपने पास रखो कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे मतलब इसका वो होता है, क्या सीन है। तो लाइक मान लो SBI है, SBI बैंक है, उसका NDTL कितना आया, 100 करोड़ आया, ठीक है। इन पैसे को वो क्या करेगा, लोन पे देगा, लोन पे देना स्टार्ट कर देगा। लोन पे देने का तो उसको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसने देखा CRR और SLR के अंडर में क्या आ रहा है, मतलब कितना है CRR और SLR उस रेट पे उस टाइम कितना रेट है। तो मान के चलो CRR और SLR दोनों 0% है, तो 100 करोड़ का 0% कितना हुआ, 0, और ऐसा दोनों में मतलब 0 ही आएगा, ठीक है। यानी 1 रुपया भी नहीं देना RBI को, क्योंकि उस टाइम कितना चल रहा था, 0%। तो 1 रुपया भी नहीं देना RBI को, सारा का सारा जितना पैसा वो अपने पास बचा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि जनता अपनी डिमांड बढ़ाए, मतलब डिमांड बढ़ाएगी तो जनता लोन लेने जब जाती है, जब इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा, जब इंटरेस्ट कम होता है तो जनता लोन लेने जाती है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट कम कर दिया, और अब डिमांड भर कर आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो मतलब डिमांड मतलब बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट जो रेट है उसका कम कर दिया, और डिमांड एकदम से आती है, ठीक है। तो RBI ने कहा CRR और SLR अब कितना कितना हो गया, पहले तो 0 करते था, और अब उसने बोला कि CRR 10% हो गया, SLR 20% हो गया। तो अब 100 करोड़ का कितना हो गया, 10% उसका और 20% उसका, तो 30% हो गया। तो 100 करोड़ का 30% कितना हो गया, 70 करोड़, ठीक है। तो 70 करोड़ मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन है जो उसने लोन पे दिया है, तो वो मेंटेन करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट बढ़ते ही जो जनता डिमांड कर रही है वो पीछे हट जाएगी, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, क्योंकि जनता जब आती है जब इंटरेस्ट कम होता है। जनता की डिमांड कम करने के लिए CRR बढ़ाया गया, उसी तरह से जनता की डिमांड कंट्रोल या कम करने के लिए SLR को भी बढ़ाया गया। यानी कभी भी CRR और SLR बढ़ रहा है, यानी कि जनता की डिमांड को कम करना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो मेनली यही था इसके अंदर। और इसको एग्जांपल अगर देखना हो तो देख सकते हो, ये देखो SLR में जैसे इसमें लिखा हुआ है SLR रेट 20%, तो डिपॉजिट करा बैंक में कितने, 1000 रुपये, कितना 20% कितना होता है। तो SLR उस टाइम पे 20% चल रहा था, तो 20% किसके पास गया, RBI के पास, जो भी किसके फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में RBI के पास उस टाइम जितना चल रहा था, तो 20% ले लिया NDTL का। मान के चलो 800 जो रुपये है वो उस बैंक का NDTL है, तो इसमें 200 रुपये ले लिया, और 200 रुपये का जो इंटरेस्ट जो बना है वो वापस बैंक के पास चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो भी इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि जो भी मतलब SLR जो हमारे पास बचता है हम उसी को लोन पे देते हैं, गोल्ड के फॉर्म में देते हैं, और जितने भी हमारा इंटरेस्ट बनता है वो हमारी खुद का जो भी मेंटेन प्रॉफिट करते हैं उसके लिए। तो डिमांड बढ़ती है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है, तो जनता की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो यही है SLR और CRR में। आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं डिफरेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि CRR और SLR दोनों लगाने वाला कौन होता है, आपको पता होना चाहिए, RBI होता है, दोनों को यही लगाता है, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन आता है जो मोस्टली मतलब एग्जाम से पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, कि जैसे CRR को हमने डिपॉजिट करा RBI के पास, जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो उस पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब हम CRR डिपॉजिट करते हैं,
अगर बैंक जमा करता है CRR के रूप में RBI के पास, क्या इन्हें भी कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन अगर SLR डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, ये गोल्ड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए भी। तो कुछ डिफरेंस देख लेते हैं CRR और SLR के बीच में। इट कैन बी 0% to 100%। कौन सा? CRR हो सकता है 0% से लेकर 100% तक, और SLR हो सकता है 0% to 40%। ठीक है, तो आपको पता करना है अपने मतलब अपनी कंट्री में जो भी है CRR कितना चल रहा है, और अपने देश में जो भी है SLR कितना चल रहा है। ठीक है, तो CRR को मैंने पहले बताया, SCR को किस फॉर्म में करते हैं? कैश के फॉर्म में करते हैं। और SLR को किस फॉर्म में करते हैं? कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। CRR कब हुआ था? RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42 में, और SLR हुआ था सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक RBI CRR जो हुआ था वो RBI एक्ट में हुआ था, और जो SLR हुआ था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हुआ था। बस इतना याद रख लें। ठीक है, तो अगर कभी भी RBI ने CRR और SLR को बढ़ा रहा है तो इसका रीज़न क्या होगा कि प्राइस कम है, डिमांड कम है, और इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो भी कम है। तो कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन, प्राइस और डिमांड तीनों कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो डिमांड जो है इन्फ्लेशन की कम हो जाती है। लाइक बैंक के पास पैसा है, पैसा कम है, तो पब्लिक के पास भी पैसा कम होगा और RBI अमीर हो जाएगा। अगर CRR और SLR कम है तो लोन पे देगा और इंटरेस्ट कम करेगा, और जिससे डिमांड बढ़ेगी और रेंज बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा SLR में, जैसे मैंने आपको इजीली समझा दिया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा दोनों का डिफरेंस, और कब कैसे क्या किस में लगता है, किस में प्रॉफिट होता है, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। आप एक और बार अगर आपको समझ आए, एक और बार देख लेना। मैंने एग्जांपल के थ्रू बहुत ईजी एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप दोबारा एक और बार वीडियो देख लेना पीछे करके। सो नेक्स्ट देखते हैं रिफाइनेंस। रिफाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस। अगर कोई कंपनी ख़राब कर रही है, तो मैं अगर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लो ख़राब कर रही है, उसके चलने का चांसेस कम है, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ चल नहीं पा रही है या चलने के चांसेस कम है आगे, तो उसको इंकरेज करने के लिए रिफाइनेंस कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस। कोई कंपनी ख़राब चल रही है तो इंकरेज किया जाता है, कोई कंपनी अच्छी चल रही है तो उसे और ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। तो मतलब इसमें फाइनेंस की फैसिलिटी दी जाती है, रिफाइनेंस की। ठीक है, कंपनी को अच्छा चलाने के लिए रिफाइनेंस की फैसिलिटी दी जाती है। इसमें तो यही है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ये RBI इनडायरेक्ट लगाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछते हैं आपको, मतलब इनका मतलब टिप पे होना चाहिए, और इनके जो रेट्स हैं वो भी टिप पे होने चाहिए। पहला है रेपो रेट। आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, मतलब क्या समझना है, मतलब समझ लो बस, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान के चलो SBI है और RBI। ठीक है, अब SBI ना बहुत दुखी है क्योंकि पैसा नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, मतलब RBI के पास जाएगा, क्योंकि RBI हेड है, कंट्रोल है, सेंट्रल बॉडी है सारे बैंक की। ठीक है, SBI दुखी है, SBI किसके पास जाएगा? पैसे नहीं है तो RBI के पास जाएगा। RBI ने बोला कितने पैसे चाहिए, तो SBI ने बोला 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, अब अमाउंट कितना है? 100 करोड़। अब इसमें क्या होता है, ये हमें रेपो रेट में क्या होता है कि जो 100 करोड़ है वो कितने दिन के लिए? 90 डेज़ के लिए, 90 डेज़ में हमें वापस करने पड़ते हैं। तो अब मान के चलो 100 करोड़ दिए, रिटर्न कितने करने पड़ेंगे? वो तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो मान के चलो अमाउंट कितना था? 100 करोड़। डेज़ कितने थे? 90 डेज़ में वापस करने। रिटर्न कितना करेगा? 105.75 करोड़, मतलब 105.75 करोड़ वापस करेगा। जो 5.75 करोड़ है वो उसका इंटरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो सिंपली भाषा में बताऊँ तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है, ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो RBI बाकी बैंक्स पर लगाता है, या बाकी अपने एलिजिबल क्लाइंट्स पर लगाता है, जब वो लोग 90 डेज़ का लोन लेते हैं RBI से। एलिजिबल क्लाइंट्स का मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, और सरकार, NBFC बैंक्स, ये सब इंक्लूड होता है एलिजिबल क्लाइंट्स में। ठीक है, तो रेपो रेट तो आपको समझ आया। मैं एक और बार बता देता हूँ। SBI दुखी है, कोई भी बैंक दुखी है, मैंने SBI का एग्जांपल दिया। SBI दुखी है तो उसको पैसे चाहिए, तो RBI ने बोला कितने चाहिए? उसने बोला 100 करोड़ चाहिए। तो अमाउंट कितना हुआ? 100 करोड़। रेपो रेट में क्या होता है, 90 डेज़ के अंडर में वापस करने पड़ते हैं। तो अब 90 डेज़ के ले लिए हैं, लोन पे लिए हैं, मतलब एक टाइप से, तो अब इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। अब इंटरेस्ट जितना मर्जी हो वो तो RBI डिसाइड करता है कितना % इंटरेस्ट चल रहा है उस टाइम पे। तो मान के चलो उसने 105.75 करोड़ दिए, तो जो 5.75 करोड़ है वो इंटरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो और नीचे लिखा हुआ है वैसे भी, रेपो रेट फिक्स टू बी इन द रेंज ऑफ 5 to 9%। इतना तो रेंज होना चाहिए, मतलब इस रेंज के अंडर में रहता है। ठीक है, ये देखो ऐसे देख सकते हैं हम, RBI लिक्विडिटी एट द रेट रेपो रेट, और फिर बैंक वापस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद रीपरचेज एग्रीमेंट। मतलब मैंने बताया जो पैसे लेता है फिर वापस करता है बैंक। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं MSF। तो अब फिर से वो एग्जांपल देते हैं। मान के चलो SBI फिर से दुखी है, गया RBI के पास, बोला कितने पैसे चाहिए। RBI ने बोला कितने पैसे चाहिए, तो उसने बोला 100 करोड़। 100 करोड़, तो अब कितना अमाउंट कितना है? 100 करोड़ है। डेज़ कितने इसमें? 24 आवर्स, 24 घंटों में। तो अब अमाउंट 100 करोड़ था, वापस कब करने हैं? 24 घंटों में करने हैं। तो अब रिटर्न कितना करेगा? मान के चलो 106 करोड़ रिटर्न कर रहा है, तो 6 करोड़ है, 6 मतलब 100 करोड़ तो था ही, जो 6 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो इंटरेस्ट, जो उसको बोलते हैं MSF, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रेपो रेट में क्या होता था? 90 डेज़ में हम वापस करते थे। इसमें क्या होता है? 24 घंटों में वापस करना है, और जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, हो रहा है, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में वो इंटरेस्ट रेट आता है जो कि RBI लगाता है बैंक्स पर। जब वो 24 आवर्स का लोन लेते हैं तो जो वापस करने पर इंटरेस्ट लगता है उसी को MSF बोलते हैं।
इसमें ओनली कमर्शियल बैंक आते हैं, ठीक है। उस वाले में रेपो रेट में क्या आता है, जो भी एलिजिबल क्लाइंट्स होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एनबीएफसी बैंक्स, और एमएसएफ में क्या होता है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स आते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं। और ये एक टाइप से स्पेशल फैसिलिटी है जो आरबीआई ने 2011 में लेके आई थी, ठीक है। बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझ लो, आपको सब इजीली समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट है बैंक रेट। तो मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, अब इसमें भी मतलब पहले जैसा एग्जांपल है, आपको बस एक बार देखना है एग्जांपल किसका क्या है, उससे रिलेट करते करते आपको सारा समझ आ जाएगा किसमें क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें मान लो फिर से एसबीआई दुखी है, वो गया आरबीआई के पास। तो आरबीआई मतलब आरबीआई ने बोला कितने चाहिए, तो एसबीआई ने बोला 100 करोड़ चाहिए। तो अब इसमें क्या है, अमाउंट कितना है, 100 करोड़। डेज़ कितने हैं इसमें, मतलब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है ये, 91 से लेकर 364 डेज़ तक, ठीक है। अब रिटर्न कितना कर रहा है, मतलब मान के चलो 106 करोड़ रुपये रिटर्न कर रहा है, तो जो 6 करोड़ इंटरेस्ट है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। जब बैंक ने लंबे समय तक के लिए लोन लिया और जो रिटर्न में इंटरेस्ट आया वो होगा बैंक रेट। लंबे समय तक मतलब डेज़ कितने होते हैं, 91 से लेकर 364 डेज़, एक साल तक के लिए, ठीक है। इसमें यही कुछ होता है, और कुछ जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसको मतलब बैंक रेट बोला जाता है। इसमें भी एलिजिबल क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब तीनों को देख लेते हैं। एमएसएफ हमने पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों होते हैं इंटरेस्ट रेट। जो लगाता कौन है, आरबीआई, और भरता कौन है, बैंक या एलिजिबल क्लाइंट्स, ठीक है। जब बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से तब लगता है ये तीनों के तीनों, समझ गए। तीनों एक जैसे ही हैं, बस उनका डेज बेस अलग है। तो नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा उल्टा है जिसको बाकी एग्जांपल से। सो लेट्स से एसबीआई अब खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि अब उसके पास कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। अब उसके पास क्या है, 100 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए हैं। तो अभी आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास गया, उसने बोला, आरबीआई ने बोला कि मेरे पास जमा कर दो। तो उसने जमा करा और वो कह रहा है कि हम वापस करेंगे 105 करोड़। तो पैसा कितना था, 100 करोड़, और रिटर्न कितना कर रहा है, 105 करोड़। तो जो 5 करोड़ इंटरेस्ट है उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो आरबीआई बैंक्स पर लगाता है जब बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जमा करते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आया होगा पूरा। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों के मतलब जो भी मैंने बताया, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन सब के रेट पता होने चाहिए आपको, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। अभी करंटली जो रेट चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। ये देखो, ये थोड़ा एग्जांपल है रिवर्स रेपो रेट का। इंटरेस्ट जो कैश फॉर्म में जो आरबीआई के पास देता है, बैंक देता है कैश फॉर्म में आरबीआई के पास, और फिर आरबीआई इंटरेस्ट देते हैं बैंक्स को। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं ओमोस। ये किस लिए होता है, ये जो भी ये मतलब मेंटेन किया जाता है, कंडक्ट करा जाता है आरबीआई के थ्रू। ये किस लिए होता है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी होती है उसकी सेलिंग और परचेज के लिए, और जो भी पैसा है उसकी लिक्विडिटी मार्केट में देखने के लिए। तो एग्जांपल से देखते हैं भाई, मार्केट में बेचने और खरीदने का काम करेगा आरबीआई। आरबीआई ने कहा मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो बेच रहा है तो मतलब बायर हुआ। बैंक क्योंकि एसएलआर मेंटेन करता था, तो आरबीआई ने बेचा, तो आरबीआई ने पैसे ले लिए, तो पैसा बढ़ गया, और बैंक ने खरीदा तो पैसा कम हो गया। जब बैंक का पैसा कम होगा तो जनता को आराम से लोन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो जनता की डिमांड कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं है तो वो अपने देने वाले लोन पर इंटरेस्ट बढ़ा देता है, जिससे जनता की डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो इसके अंदर में दो क्वेश्चन आते हैं, कैसे। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेच दिया तो क्या होगा। इसमें क्या है, अगर बेच दिया तो अगर आरबीआई सिक्योरिटी को सेल करता है तो लिक्विडिटी मतलब कोई भी चीज़ जो कैश के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, जिसको मतलब एग्जांपल हम कह सकते हैं कैश जो होता है, पैसे जो होते हैं उसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई मतलब ओपन मार्केट के तहत जो आरबीआई है वो बेच रहा है अगर सिक्योरिटी को, तो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा, मनी फ्लो को कंट्रोल करेगा, ठीक है, अगर सेल कर रहा है तो। अगर लिक्विडिटी को खरीद रहा है तो सिक्योरिटी इसमें पैसे खरीदे, और मतलब जो भी सिक्योरिटी खरीद रहा है तो इसमें पैसे से खरीदे और पैसे चले गए बैंक के पास, यानी इस बार मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई या इंजेक्ट कर लिया। मेनली मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना और बाय करना। और दो क्वेश्चन आते हैं जिसका मतलब एक बार सेल करता है आरबीआई, एक बार बेचता है। सेल करते हुए तो मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है और मनी फ्लो को कंट्रोल करेगा। और जब बेचता है तो जो भी पैसे होते हैं वो बैंक के पास चले जाते हैं, तो बैंक के पास जो लिक्विडिटी है जो बढ़ जाती है या इंजेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, सेलर बायर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, दो होते हैं, सेलर और बायर जो आरबीआई करता है, दोनों अलग अलग। सेलर में होता है लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, और उसमें क्या कहते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे मनी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, शायद आगे होगा, नहीं, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये सिर्फ सेल करता है सिक्योरिटी को, पैसा मिला उस एमएसएस फंड में डाला। ओएमओ और एमएसएस का डिफरेंस मतलब पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर में। तो ओएमओ में क्या होता है, जो भी आरबीआई मार्केट सिक्योरिटी बेचता है और खरीदता है, लेकिन एमएसएस में क्या होता है, इसमें मार्केट सिक्योरिटी को सिर्फ बेचता है। तो ओएमओ यूज़ होता है बाइंग और सेलिंग का, और एमएसएस होता है सिर्फ सेलिंग का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ओएमओ और एमएसएस, जिसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मैंने इसमें लिखा नहीं है, आपको अलग से देख लेना एक बार, बस पता होना चाहिए आपको। सेल करता है सिक्योरिटी को। लिमिट पहले कितनी थी, 30 करोड़ थी, अभी कितनी है, 6 ट्रिलियन है, और बाकी अपडेट होती रहती है, तो आप चेक कर लेना एक बार। तो यही था आज की वीडियो में।
इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे जिसमें हमारी क्वांटिटी मेजर्स रहते हैं, वो थोड़े बहुत हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इजीली आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, मतलब पूरी बैंकिंग अवेयर्स की सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप एक बार देख लेना। एंड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बैंकिंग अवेयर्स से रिलेटेड, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट अगर माइंड में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उन डाउट्स को चेक करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्लीमेंट जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।